नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बच्चों हेरोडोमर वृद्धि मॉडल, हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हेरोडोमर जो ग्रोथ मॉडल है उसे सतत या अविरत वृद्धि का मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि स्टडी ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के संदर्भ में हेरोडोमर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जो सतत या अविरत वृद्धि के अनुरक्षण को आधारभूत मानता था। हेरोडोमर मॉडल ऐसी दर को निर्धारित करने का प्रयास है जिसे राष्ट्रीय उत्पादन में बाधा रहित वृद्धि की दशाएं उत्पन्न हो सके और साथ ही दीर्घकाल तक पूर्ण बेरोजगारी स्तर, जो रोजगार स्तर है यानी पूर्ण बेरोजगारी जो समाप्त हो जाए और पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखा जाना संभव हो, अर्थात संतुलित वृद्धि यानी कि बैलेंस ग्रोथ को प्राप्त किया जा सके। सतत वृद्धि की धारणा को आधार मान प्रोफेसर हेरोड और डॉमर द्वारा ने वृद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। हेरोड ने अपना मॉडल डॉमर से पहले प्रस्तुत किया है। विस्तार में जाने पर उनके मॉडल में, दोनों के मॉडलों में यानी कि कुछ भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन अंतर्निहित आधारभूत विचार एक ही है। इसलिए हम इसे हेरोडोमर मॉडल के रूप में अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। आर्थिक वृद्धि की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए अपने पूर्व के अर्थशास्त्रियों की भांति हेरोड और डॉमर ने पूंजी संचय यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जहां पर पूंजी संचय के पूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया और मांग पक्ष की समस्याओं पर विचार नहीं किया, परंतु यहाँ पर हेरोड और डॉमर ने मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखा। उन्होंने पूंजी संचय के दोहरे प्रभाव की महत्ता को रेखांकित किया। हेरोड और डॉमर के अनुसार शुद्ध विनियोग यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट एक तरफ इनकम जनरेट करता है और इस प्रकार उत्पादन की मांग का सृजन करता है, तो दूसरी तरफ ये अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने पूंजी स्टॉक में वृद्धि कर बढ़ाता है। इस प्रकार किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग एक मांग प्रभाव के साथ ही एक क्षमता प्रभाव भी, कैपेसिटी इफेक्ट भी उत्पन्न करता है और वृद्धि की इस प्रक्रिया में समग्र मांग और समग्र उत्पादन, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होता है और आय और उत्पादन को वास्तविक स्तर पर संतुलन में बना रहता है। इस प्रकार से हेरोड और डॉमर ने अपने वृद्धि मॉडल में विनियोग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, यानी कि रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनके अनुसार विनियोग से आय का सृजन यानी कि इनकम जनरेशन होती है, जिसे उन्होंने विनियोग का मांग प्रभाव, डिमांड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा। दूसरी ओर ये अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिसे उन्होंने विनियोग का पूर्ति पक्ष यानी कि सप्लाई इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा। और जब तक शुद्ध विनियोग किया जाता रहेगा, वास्तविक आय और वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी। और इस प्रकार से उन्होंने अपने आर्थिक वृद्धि दर को, आर्थिक जो वृद्धि सिद्धांत है उसको स्पष्ट किया। उनके अनुसार यदि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है, तब शुद्ध विनियोग को नियमित रूप से बढ़ाना होगा और आय में वृद्धि की आवश्यक दर यानी कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर, फुल कैपेसिटी ग्रोथ दर जो है उन्होंने कहा। इस प्रकार से हेरोडोमर का मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस ऑफ हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल। हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल की मान्यताएं। पहली मान्यता है अर्थव्यवस्था आय के पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में है, यानी इनिशियली ए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी होती है, जिसका अभिप्राय ये है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार यानी विदेशी प्रभाव
नहीं होता है, कोई आयात और निर्यात नहीं होते। नेक्स्ट है बचत की औसत और सीमांत प्रवृत्तियां स्थिर रहती, यानी कि एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है समायोजन में कोई अंतराल विद्यमान नहीं है, नो लैक्स इन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है पूंजी गुणांक स्थिर है, कैपिटल कॉफिशिएंट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट उन्होंने लिया कि केवल एक प्रकार के उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, यानी ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट उन्होंने कहा उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के अनुपात स्थिर रहते हैं, ओनली ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट उन्होंने अपनी मान्यता में ये कहा कि कीमत स्तर जो है वो स्थिर रहते हैं, यानी प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। नेक्स्ट उनकी ये मान्यता थी कि पूंजी स्टॉक पर कोई हाँस नहीं है, नो डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल स्टॉक। एंड लास्ट वन है ब्याज की दरों को स्थिर माना गया। हैरोल्ड एंड डॉमर ने इन्वेस्टमेंट रेट्स को कांस्टेंट माना। इस प्रकार उपरोक्त मान्यताओं के विश्लेषण को सरलता से ध्यान में रखा गया। इनसे मुक्त होकर जो है वो हैरोल्ड और डॉमर ने इसमें कुछ संशोधन करते हुए हैरोल्ड डॉमर विश्लेषण की व्याख्या प्रभावित होती है। इस प्रकार से हैरोल्ड डॉमर मॉडल ने इन दी गई मान्यताओं के आधार पर अपने मॉडल का आगे विश्लेषण किया। नेक्स्ट है हैरोल्ड का मॉडल। प्रोफेसर R.F. हैरोल्ड ने अपने शोध लेख टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स 1948 में अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि से संबंधित डायनामिक एनालिसिस जो है वो दिया, जिसके अनुसार यदि सतत वृद्धि स्टेडी ग्रोथ अवरुद्ध होती है तो इससे अर्थव्यवस्था असंतुलन की दशा में पहुंच जाएगी। अतः सुदीर्घकालिक मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन की स्थितियां उत्पन्न होगी। प्रोफेसर हैरोल्ड ने अपने आर्थिक वृद्धि विश्लेषण में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स माने हैं। पहला, मानव शक्ति या जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति उत्पादन, जिसका निर्धारण तकनीकी के स्तर या खोज द्वारा होता है। और तीसरा था पूंजी संचय। इस प्रकार हैरोल्ड ने तकनीकी प्रगति को पूंजी गुणांक कैपिटल कॉफिशिएंट में के परिवर्तन में अभिव्यक्त किया। कैपिटल कॉफिशिएंट से अभिप्राय है उत्पादन हेतु चाहिए जाने वाली पूंजी का अनुपात, अर्थात आय की वह दर जिससे बचाया और विनियोग किया जाता है, जबकि तकनीकी का एक स्तर और जनसंख्या की वृद्धि दर दी हुई हो। इस प्रकार से पूंजी गुणांक के आधार पर हैरोल्ड ने तकनीकी प्रगति के 3 रूप बतलाए। नंबर 1, जब पूंजी गुणांक यानी कैपिटल कॉफिशिएंट इंक्रीज होता है, अर्थात उन्होंने अपने इस समीकरण में स्पष्ट किया कि K0 डिवाइडेड बाई Y0 इज लेस देन K1 डिवाइडेड बाई Y1, जब तकनीकी श्रम बचत का रूप ले लेती है, लेबर सेविंग का रूप ले लेती है। दूसरा है उन्होंने जब पूंजी गुणांक गिरता है, यानी कैपिटल कॉफिशिएंट इज डिक्रीजिंग, अर्थात K0 डिवाइडेड बाई Y0 इज लेस देन K1 डिवाइडेड बाई Y1, जबकि तकनीकी पूंजी को अवशोषित करने वाली होती है, यानी कैपिटल एब्सॉर्बिंग होती है। और तीसरा है जब पूंजी गुणांक निष्क्रिय या न्यूट्रल होता है, अर्थात K0 डिवाइडेड बाई Y0 इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई Y1, जब तकनीकी प्रकृति भी निष्क्रिय होती है। और इस प्रकार इस दिशा में पूंजी के गुणांक जो है वो अपरिवर्तनीय होते हैं। प्रोफेसर हैरोल्ड ने सतत वृद्धि की प्रक्रिया में पूंजी की आवश्यकताएं यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बहुत महत्वपूर्ण माना। इसमें उन्होंने वस्तुओं की प्रवृत्ति का उल्लेख किया और वस्तुओं को हैरोल्ड ने 3 भागों में विभाजित किया, इंडिविजुअल सेविंग्स, इनहेरिटेंस सेविंग्स और कॉरपोरेट सेविंग्स, यानी व्यक्तिगत बचतें, उत्तराधिकारी बचतें और कॉरपोरेट बचतें। इस प्रकार से प्रोफेसर हैरोल्ड ने स्थिर अवस्था में व्यक्तिगत और कॉरपोरेट बचतें शून्य मानी, केवल उत्तराधिकारी बचतें ही धनात्मक होती है। स्थिर अवस्था में वस्तुओं की कोई मांग नहीं होती, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जनसंख्या बढ़ रही हो परंतु तकनीकी प्रकृति स्थिर हो,
तो वहाँ पर बढ़ती हुई पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल बचतों को बढ़ाना भी आवश्यक होता है। ऐसी प्राविगिक दशा में व्यक्तिगत और कॉरपोरेट बचतें आय के साथ साथ बढ़ती जाती है, ऐसा हैरोड का मानना था। प्रोफेसर हैरोड मानकर चलते हैं, नंबर एक, किसी निश्चित समय में समाज की शुद्ध बचतें उस समय की आय का एक निश्चित अनुपात होती है। वास्तविक बचत अनुमानित बचत के बराबर होनी चाहिए। इसके साथ ही वास्तविक बचतें भी वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। दूसरा, हैरोड का ये भी मानना था कि उद्यमी द्वारा किया गया विनियोग निर्णय उनके द्वारा प्राप्त पूर्व आय पर निर्भर करता है। चूंकि आय में वृद्धि के फलस्वरूप ही पूंजी बढ़ती है, अतः पूंजी की मात्रा में वृद्धि होना विनियोग हेतु आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। इस प्रकार हैरोड के अनुसार मुख्य समस्या आय वृद्धि की दर के निर्धारकों को ज्ञात करना है। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर हैरोड ने अपने मॉडल वृद्धि की 3 दरों को जो है वो डिफाइन किया है। पहली उनकी दर है वृद्धि की वास्तविक दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट को प्रोफेसर हैरोड ने कैपिटल जी द्वारा अभिव्यक्त किया है। वृद्धि की वास्तविक दर यानी कि जी बचत की दर और पूंजी उत्पाद दर के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ की हम कह सकते हैं कि इट्स डिटरमाइंड बाय द सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेट। और ये वृद्धि की दर से अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को सूचित करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म साइक्लिकल जो वेरिएशंस होते हैं वो उसको डिनोट करती है। दूसरी हैरोड के मॉडल की वृद्धि दर है वृद्धि की आवश्यक दर, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की आवश्यक दर को प्रोफेसर हैरोड ने अपने मॉडल में कैपिटल जी और डब्ल्यू के द्वारा निरूपित किया है, यानी जी डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया है। ये अर्थव्यवस्था में माप की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट को बताती है। और हैरोड का कहना है कि विकास की आवश्यक दर यानी जी डब्ल्यू वह वृद्धि दर है जिसे परिप्राप्त कर लिया जाए तो व्यवसायी ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाते हैं कि वह उसी प्रकार की प्रगति को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रोफेसर हैरोड के अनुसार तीसरी वृद्धि दर है वृद्धि की प्राकृतिक दर, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर हैरोड ने इसे GN के द्वारा डिनोट किया है। ये उत्पादन की ऐसी प्रवृत्ति को सूचित करती है जब पूर्ण रोजगार विद्यमान होता है और मुद्रा प्रसार यानी कि प्राइस इन्फ्लेशन नहीं होता। ये वृद्धि की वह दर है जो जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी सुधारों के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वृद्धि की प्राकृतिक दर को हैरोड ने अपने शोध लेख सेकेंड एसे इन डायनामिक इकोनॉमिक्स जून 1960 में अनुकूलतम कल्याण की संज्ञा दी है, यानी द ऑप्टिमम वेलफेयर की संज्ञा दी है। इस प्रकार प्रोफेसर हैरोड के आर्थिक मॉडल में GW और GN ये तीनों वृद्धि दरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हैरोड का संपूर्ण वृद्धि मॉडल इन्हीं दरों पर निर्भर करता है। अतः इन दरों के आधार पर हम हैरोड के आर्थिक वृद्धि के समीकरण को निम्न प्रकार से बता सकते हैं। हैरोड के मॉडल में पहला आधारभूत समीकरण है बचत और विनियोग के साम्य को बताता है, यानी कि GC = S। यहाँ पर G एक दिए हुए समय में आय की वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन ए गिवन टाइम पीरियड को बताता है और जिससे आय में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा वाई से कुल आय यानी वाई के अनुपात डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर C पूंजी में शुद्ध वृद्धि, नेट एडिशन इन कैपिटल को डिनोट करती है, जिससे विनियोग यानी आय से आय में होने वाली वृद्धि डेल्टा वाई के अनुपात यानी आय डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई द्वारा प्रदर्शित
या डिनोट किया जाता है। और एस जो है वो बचत की दर है, यानी बचत की औसत प्रवृत्ति है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, जहाँ बचत को आय के अनुपात यानी S डिवाइडेड बाय Y के रूप में डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से इस समीकरण में अगर हम G, C और S के मान को प्रतिस्थापित कर दें तो हमें नए समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होंगे। डेल्टा Y डिवाइडेड बाय Y इंटू I डिवाइडेड बाय डेल्टा Y इक्वल टू S डिवाइडेड बाय Y, या I डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू S डिवाइडेड बाई वाई, और दिस मीन्स I इक्वल टू S, यानी कि बचत और विनियोग को वास्तविक रूप से अभिव्यक्त किया गया है, एक्चुअली और एक्सपोज्ड और रिलीज्ड रूप में इसको अभिव्यक्त किया गया है, जो ये बताता है कि वास्तविक बचतें वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। और इस प्रकार से हेरोड बचत और विनियोग के उपरोक्त संबंध द्वारा जो है वो को अभिव्यक्त करता है। हेरोड के अनुसार बचतें आय के स्तर पर निर्भर करती है और विनियोग भी आय में वृद्धि की दर पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हेरोड के अनुसार जो है सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वृद्धि की वास्तविक दर एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ बराबर हो वृद्धि की आवश्यक दर, यानी कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के। अर्थात जो है वो ये कहते हैं कि जो उनकी जो जी है, जी इक्वल टू GW होनी चाहिए, अर्थात माप में होने वाली वृद्धि की दर इतनी पर्याप्त हो कि उपक्रमी या उद्यमी को उसके द्वारा किए गए वास्तविक विनियोग से संतुष्ट रखा जा सके। उन्होंने आय के व्यवहार को उपक्रमी के विनियोग निर्णयों का प्रत्युत्तर माना। इस संदर्भ में उन्होंने दो मान्यताओं को आधार लिया, और वो ये इस प्रकार से थी, किसी समय अवधि में शुद्ध बचतें उस अवधि में प्राप्त की गई आय का निश्चित अनुपात होती है, और दूसरा, विनियोग आय में होने वाली वृद्धि की दर का समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि हेरोड जो है एक्लेरेशन प्रिंसिपल का विवेचन करते हैं, जिसके अनुसार उत्पादन में होने वाली वृद्धि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करती है, जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। थैंक यू।